प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम कक्षा 9th के लिए मैथ्स के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। पेपर को एक बार में सॉल्व करने पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में हल करने का प्रयास करूँगा। आप सभी इसको समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। यानी कि ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का, आपको पता है। तो हमने जाना था कि ऐसी संख्याएं जो जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है। कैसा होता है? शांत होता है या अशांत आवृत्ति होता है। ऐसी दशमलव संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसीलिए ऐसी संख्याएं तो हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। इसका दशमलव प्रसार शांत है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। इसका दशमलव प्रसार शांत है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसने पेपर में हमसे पूछा क्या है? इसने हमसे पूछ रखा है कि अपरिमेय कौन सा है? अपरिमेय। तो अपरिमेय कौन सा हो जाएगा? ये तीनों तो परिमेय हो गई, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि √2, एक मिनट में थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। ये कह रहा है √2 निम्नलिखित में से निम्नलिखित घात का बहुपद है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? √2 x⁻0, और मैंने आपको बताया था x⁻0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसीलिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से पता चल रहा है घात क्या थी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो इसके सर पे लिखा होता है वही घात होती है। तो इसके सर पे क्या लिखा हुआ है? 0। तो इसने पूछ रखा है कि कौन सी घात का बहुपद है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। ये कह रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि क्रमशः चिन्ह है। देखो, हम चतुर्थांश बना लेते हैं। ये हमारा चतुर्थांश होता है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अब देख लेते हैं। हमने देखा था इसमें दोनों क्या होते हैं? प्लस प्लस के होते हैं। इसमें पहले वाला माइनस का होता है, दूसरे वाला प्लस का होता है। इसमें दोनों माइनस माइनस के होते हैं। इसमें पहले वाला प्लस का होता है और दूसरे वाला माइनस का होता है। अब इसने पूछा है किस में? सेकंड में। किस में पूछ रखा है? सेकंड में। तो सेकंड में आपने क्या देखा? पहला माइनस दूसरा प्लस किस में आ रहा है? ये आ रहा, पहला माइनस दूसरा प्लस। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हर का परिमेयकरण कीजिए। क्या कह रहा है? ये संख्या दे रखी है एक हमें, और कह रहा है कि हर का परिमेयकरण करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो हर का परिमेयकरण मैंने करना आपको बताया था। मैंने आपसे कहा था कि जो भी नंबर नीचे लिखा हुआ है सेम उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपोजिट साइन के साथ। तो मैं पहले तो 7 लिखूँगा, फिर मैं नीचे क्या लिखूँगा? 3 √3 -2 √2। अब यहाँ पे नीचे माइनस चिन्ह है तो किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा? प्लस के। तो क्या करूँगा? 3√3 +2 √2 बटे 3 √3 +2 √2। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब नीचे ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये बन गया a-b, और ये बन गया a+b, और ऊपर वालों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए ऊपर वालों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो क्या आ जाएगा? 7 या 21 √3। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो प्लस आएगा, 7 दूनी 14 √2। यहाँ तक कोई परेशानी? आप कहेंगे सर कोई परेशानी नहीं है। बटे नीचे देख लेते हैं। नीचे देखो, ये बन गया a -b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 3 √3 का स्क्वायर -2 √2 का स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब इसको खोल देते हैं नीचे। तो ऊपर तो इसको लिखे रहने देते हैं। यहाँ से ऊपर से 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन ले लेते हैं।
तो 7 कॉमन, चलो 7 कॉमन नहीं लेते, अभी बाद में लेंगे 7 कॉमन, इसको पूरा ही लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 21√3 प्लस 14√2। अब देखो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वाला देख लो, इसको देखो, इसको 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27 प्लस इसको कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। तो नीचे कितना आ गया। इस सवाल में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, क्योंकि इसके हिसाब से जो आंसर दे रखे हैं इनमें से तो कोई सा आंसर नहीं आ रहा है इसका। कोई नहीं, हम आगे सवाल को हल कर देते हैं, जो हम करना है वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ तो यही हो जाएगा, ऊपर से 7 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचा 3√3 प्लस इधर क्या बचा 2√2। मैं इसको मिटा के इधर लिख देता हूँ, यहाँ सही नहीं आ रहा, आगे लिख लेते हैं, चलो यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने 7, तो यहाँ बचा 3√3 प्लस यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 7, तो 2√2। नीचे देखो, अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या मैं इसको 3√3 ही लिख सकता हूँ, लेकिन माइनस प्लस आ रहा है तो कटेगा नहीं, और ये तो मैंने प्लस कहाँ से लगा दिया, ये तो माइनस था, बटे नीचे से इसमें से घटा दो, कितने बचेंगे 21। ठीक है, अब 7 से 21 को काट दो 3 बार, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 19 बचेंगे ना यार, क्या कर रहा हूँ, ये तो 19 बचेंगे ना, 19, यही हमारा आंसर होगा। ये इसका ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ये एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शून्य बहुपद की घात है, यानी कि शून्य बहुपद की, ये तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो शून्य बहुपद है उसकी घात हम नहीं बता सकते, परिभाषित नहीं की जा सकती। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो ये कह रहा है एक बारंबारता बंटन में एक मध्य वर्ग 10 है, निम्न वर्ग उसकी चौड़ाई 6 है, तो इसकी निम्न वर्ग की सीमा क्या होगी। तो मध्य वर्ग कितना दे रखा है 10 दे रखा है, मध्य वर्ग कितना दे रखा है 10, तो ये हो जाएगा, अरे एक मिनट 10 हो जाएगा, तो और चौड़ाई कितनी हो, उसकी चौड़ाई का आधा कर देंगे तो 10। देखो इसका फॉर्मूला होगा ये निम्न सीमा, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, निम्न सीमा बराबर मध्य वर्ग माइनस चौड़ाई बटे 2, माइनस चौड़ाई बटे 2। तो निकाल दें निम्न सीमा, मध्य वर्ग कितना दे रखा है 10, चौड़ाई कितनी दे रखी है 6, नीचे कितना आ जाएगा 2, तो 10 माइनस 2 से काट देंगे 3 बार, तो 10 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा 7, तो मध्य चौड़ाई क्या आ जाएगी 7, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा। इसने पूछा है POQ में एक रेखा है तो x का मान बताइए। आपको पता है, क्या पता है आपको कि सर जी ये एक सीधी लाइन है और एक सीधी लाइन पर कितना एंगल बनता है 180 का बनता है, यानी कि यदि मैं 40 को प्लस 4x को प्लस 3x को जोड़ता हूँ तो ये कितने के बराबर आएगा, ये 180 के बराबर आएगा। अब 40 को तो 40 रहने देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7x बराबर 180। अब 7x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस के 40, क्योंकि इधर प्लस का 40 है, इधर आके माइनस का 40 हो जाएगा, तो 7x बराबर 140। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 140, ये 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर देगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा। अब इसको 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 यानी कि 20। तो इसने x का मान पूछा था, x का मान निकल कर कितना आ गया 20। क्या ऑप्शन में है किसी में 20,
हाँ ये रहा, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि वर्ग चिन्ह बताना है हमें। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह बराबर अपर लिमिट प्लस के लोअर लिमिट बटे 2। अपर लिमिट का मतलब है ऊपर वाली संख्या और लोअर लिमिट का मतलब है नीचे वाली संख्या। ऊपर वाली संख्या कितनी है? 150। नीचे वाली संख्या कितनी है? 130 बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा? 280 बटे 2। तो अब इसको काट देंगे, 2 से काट दो कितनी बार? 140 बार। तो कितनी बार काट देंगे इसको? 140। और यही क्या हो जाएगा? आंसर है क्या कहीं 140 इसमें? ये रहा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये कह रहा है कि जब इतने एक बहुपद है तो बहुपद इतने का मान लिखिए। यानी कि कुछ नहीं है, बहुत आसान है। x बराबर -1 इसमें रख दो तो जो भी निकल कर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो x बराबर -1 रखने पर रख देते हैं। 5 की जगह तो 5 रहेगा, x की जगह पर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -4 की जगह पे 4 रहेगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब 5 की मल्टीप्लाई माइनस में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। और -4 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ये वाला, और +3। तो अब ये कितना हो गया? -5 और -4 -9 +3। अब -9 में से +3 गए तो कितना बचा? -6 इज़ द राइट आंसर। है क्या ऑप्शन में? ये रहा ए ऑप्शन में। आगे चलते हैं। ऐसे ही सवाल आएंगे आपके पेपर में, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 5:3:7 है तो वह त्रिभुज है एक। यानी कि त्रिभुज कैसा होगा वो ये बताना है। देखो, त्रिभुज इस तरीके से होता है। आप कहेंगे यस सर। हम मान लेते हैं इसका एक कोण x है, दूसरा कोण भी y है और तीसरा कोण z है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो अब यहाँ से, अब मुझे रेशो दे रखा है ये, तो मैं यहाँ से क्या मानूंगा कि त्रिभुज का एक कोण क्या हो जाएगा? 5x, दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 3x, और तीसरा कोण क्या हो जाएगा? 7x। और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 5 और 3 8 और 7 15x बराबर 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 बटे 15। 15 से काट दो इसको, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। x की वैल्यू आ गई 12। अब तीनों कोण निकाल लो। एक कोण है मेरे पास कितना है? एक कोण है 5x, एक कोण है मेरे पास 5x। तो 5x कितना हो जाएगा? 5 गुणा 12 यानी कि 60 डिग्री। दूसरा कोण है मेरे पास 3x, तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुणा 12 = 36। और अगला है मेरे पास 7 गुणा 7x बराबर 7 गुणा 12 = 84। तो हमारे पास त्रिभुज के 3 कोण निकल कर आ गए। क्या क्या निकल कर आए? ये हमारे पास निकल कर आए, एक तो निकल कर आया 60 डिग्री, एक निकल कर आया 36 डिग्री और एक निकल कर आया 84 डिग्री। हम जानते हैं कि जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोण 90 से छोटे होते हैं तो उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि इसके सभी कोण क्या हैं? 90 डिग्री से कम हैं। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c के रूप में होती हैं, जहां देखो इस समीकरण में कभी भी, जैसे मान लो मैंने लिखा 2x + 3y + 5 = 0। अब जैसे ही मैं इसमें यदि x को 0 कर दूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो समीकरण क्या बचेगा? 3y + 5 = 0। यानी कि ये तो एक चर का ही रह गया। या मान लेते हैं कि मैं इसमें y को 0 कर देता तो सिर्फ ये 2x + 5 रह जाता।
तो इसका मतलब है कभी भी इसमें क्या जीरो नहीं हो सकता, ए भी जीरो नहीं हो सकता और बी भी जीरो नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। ये वाला सवाल मैंने जानबूझ के दिया है और बहुत ही आसान सवाल है, अभी ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, आप सभी बच्चे इसका होमवर्क में करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इस सवाल को वही बच्चा अच्छे से कर सकता है जिसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक शून्य है तो वह सदैव स्थित होता है। भाई y शून्य किस पर होता है, x एक्सिस पर। जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो मान लेते हैं एक पॉइंट अगर यहाँ है तो ये पॉइंट क्या होगा, x, 0। तो इसने ये तो पूछा है y निर्देशांक शून्य होगा, तो y क्या है यहाँ पर, शून्य है। और जब ये शून्य है तो ये कौन सी x पर आ रहा है, आप कहेंगे सर जी ये तो x अक्ष है। कौन सी अक्ष है, ये x अक्ष है। ये तो x अक्ष पर आ रहा है, तो कहाँ इसका आंसर C हो जाएगा, इसका राइट आंसर x अक्ष पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है यदि p ऑफ x बराबर x प्लस 3 है तो p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x किसके बराबर होगा। चलो देखते हैं। यानी कि कुछ नहीं है, एक बार मुझे p ऑफ x बराबर दे रखा है +3। अब मैं जैसे p ऑफ माइनस x कैसे निकालूंगा, यानी कि x की जगह पे क्या रख दूंगा, -x, तो क्या आ जाएगा -x प्लस के 3। और p ऑफ x मेरे पास क्या दे रखा है, p ऑफ x दे रखा है x प्लस के 3। अब बस मुझे क्या कर देना है, देखो क्या कह रहा है, दोनों को जोड़ दो। क्या कर दो, जोड़ दो। तो जोड़ दो, p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x बराबर x प्लस 3 माइनस x प्लस 3। तो x से तो x कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 और 3 6। तो 6 कौन सा हो गया इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा एक ही और दो अंतःकोण इस अनुपात में हैं तो दोनों कोणों में बड़ा कोण होगा। समझो सवाल को। ये कह रहा है दो लाइनें इस तरीके से जा रही हैं, इसको एक तिरछी लाइन इस तरीके से काट रही है। यदि इसके दो अंतःकोण, मान लेते हैं एक अंतःकोण ये है, ये 2x हो जाएगा क्योंकि x आ रहा है, और ये अंतःकोण 5x हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि यदि ये दो अंतःकोण 2:3 के अनुपात में हैं तो दोनों बड़े। हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो उसके दो अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x बराबर 180 डिग्री। सही लिखा है ना, गलत लिख दिया, 5 नहीं है 3 है। ये क्या है, 3x है, क्योंकि फिर तो ये कट ही नहीं रहा था ना, 5x। तो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, x की वैल्यू निकल कर आएगी 180/5। काट दो अब इसको, 5 से काटो, 5 तिया 15, कितने बचे, अब 5 6 30। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 36। अब इसने हमसे क्या पूछा है सवाल में, देख लेते हैं। ये कह रहा है कि अनुपात में तो दोनों कोणों में बड़ा कोण। भाई बड़ा कोण कौन सा है, 3x। बड़ा कोण 3x ही तो है। बड़ा कोण बराबर 3x। 3x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 36। तो कितना हो जाएगा, 36 तिया 108 डिग्री। 108 डिग्री है क्या ऑप्शन में कहीं, ये रहा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। ये कह रहा है रैखिक समीकरण इतने के कितने हल होंगे। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ाया था कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो कितने हल हो जाएंगे इसके, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि ये क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 3x माइनस के y, तो x को इधर ले आया माइनस के x प्लस के 1, इधर क्या बचा 0। तो 3x और में से x गए तो कितना बचा 2x और माइनस के y प्लस के 1 बराबर 0। तो अब जैसे जैसे हम इसमें x का या y का मान रखते जाएंगे तो y का मान निकलता जाएगा, और y का मान रखते जाएंगे तो x का मान निकलता जाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास कितने आंसर निकल कर आएंगे, बहुत सारे। इसलिए आंसर क्या हो गया, अपरिमित रूप से अनेक हल। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं।
ये कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज है। भाई भुज क्या होता है इसको समझ लीजिए। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। जो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है इसे बोलते हैं एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज है। हाँ, ऑर्डिनेट होता है और ये होती है कोटि। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर, और ये होता है भुज। भुज को शायद एब्सिस का बोलते हैं। मुझे इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया इसकी हिंदी में। देखो ये होता है एब्सिस का। क्या होता है? ये एब्सिस का होता है। और ये होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है? ऑर्डिनेट। अगर ये भुज को ऑर्डिनेट कह रहा है और एक्स अक्ष की बात कर रहा है तो एक्स अक्ष पे और स्थित सभी और भुज क्या होते हैं? शून्य होते हैं। सही तो कह रहा है, शून्य होते हैं। ठीक है, भुज इसका मतलब है ये ऑर्डिनेट को कह रहा है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है ये किसके बराबर है? बहुत आसान सवाल है, बस इसको जोड़ देना है भाई। जैसे ये 2√3 लिखा हुआ है प्लस के √3 लिखा हुआ है। ये प्लस का जो लिखा हुआ है आपको पता है क्या इसके आगे 1 नहीं लिखा हुआ होगा? 1। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो ये जो संख्या होती है इसको तो एक बार लिखते हैं। मैंने एक बार लिख दिया √3। इसके आगे कितना लिखा हुआ है? 2। और इसके आगे कितना लिखा हुआ है? 1। और 2 और 1 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 3√3। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला है। आपको पता है आपके पेपर में ऐसे 2 सवाल आते हैं। वो कहता है कि इनमें से कौन सा सही है? अभिकथन तथा कारण बताइए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है। ए सत्य है, असत्य है, आर सत्य है। इनमें से कोई होगा। तो अब सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है अभिकथन में दे रखा है कि 0.239 एक शांत दशमलव है। बिल्कुल पता है, आपने पढ़ा था। ऐसे दशमलव जो पॉइंट के बाद रुक जाते हैं शांत दशमलव कहलाते हैं। तो पहली बात तो सही हो गई। वह दशमलव जिसमें कोई अंक या अंकों का समूह आवधिक रूप से दोहराया जाता है उसे आवर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। सही बात है। जैसे कि ये 1.333 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें ये अशांत आवर्ती नहीं है। या 1.414141 ये सब क्या है? अशांत आवर्ती हैं। तो ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। लेकिन क्या पहले और दूसरे में कोई संबंध है? देखो, अगर पहले और दूसरे में कोई दोस्ती होती तो पहला आंसर होता। लेकिन क्योंकि पहले दूसरे दोनों सही तो हैं लेकिन दोनों में दोस्ती नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर पहला ना होकर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? दूसरा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम है। इसमें भी हमें यही बताना है। सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कहाँ है? ये रहा भाई, ये रहा। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। मान लेते हैं यहाँ कहीं पॉइंट है मेरा, यहाँ कहीं मेरा पॉइंट है क्या? 3,2 3,2 पॉइंट है मेरा। अब ये कह रहा है कि एक बिंदु से अपरिमित रेखा गुजरती है। भाई इससे मैं एक लाइन ऐसी खींच सकता हूँ, एक लाइन ऐसी खींच सकता हूँ, ऐसी खींच सकता हूँ, ऐसी खींच सकता हूँ, ऐसी खींच सकता हूँ। तो कितनी लाइन खींच सकता हूँ? इससे अनेक लाइन खींच सकता हूँ। सही बात है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये वाली बात भी सही है भाई। पहली वाली बात भी सही है, दूसरी वाली बात भी सही है। लेकिन क्या दोनों में कोई दोस्ती, कोई रिलेशन आ रहा है? आप कहेंगे सर जी कोई रिलेशन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यहाँ भी कौन सा सही हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आ गया आपका सेक्शन नंबर बी, यानी कि 21 से 25 तक के जो सवाल होते हैं वो 2 नंबर के सवाल होते हैं। अब यहाँ से अब तक हमने जो सवाल करे वो विकल्प वाले थे। सभी सवाल 1-1 नंबर के थे। अब जो सवाल आए हैं ये 2 नंबर के सवाल हैं और यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो इसको समझते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। ये कह रहा है 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या प्रविष्ट कीजिए। बहुत आसान है भाई। ये 2 है, ये 3 है, यानी कि 2 से बड़ी कोई परिमेय संख्या लिखनी है। तो क्या मैं 2.5 नहीं लिख सकता? इन दोनों के बीच में नहीं आ रही। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है एक अपरिमेय संख्या लिखिए। तो क्या एक अपरिमेय संख्या में ये नहीं लिख सकता 2.5632594 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ये तो कौन सी हो गई? ये तो हो गई परिमेय। और ये कौन सी हो गई? ये हो गई अपरिमेय। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो अब दूसरे सवाल को देख लेते हैं। इसमें अथवा में एक और सवाल दे रखा है। ये क्या कह रहा है? 0.1 और 0.11 के बीच 2 परिमेय संख्या प्रविष्ट कीजिए। ये भी बहुत आसान है। यहाँ ले लेते हैं इसको।
देखो यहाँ ले लेते हैं भाई, ये 0.1 लिखा हुआ है आपका और ये 0.11 लिखा हुआ है। कोई परेशानी? आप कहेंगे सर जी कोई परेशानी नहीं है। देखो 2-3 तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको पॉइंट हटा के करना बता देता हूँ। जब मैं इसका पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 10। और जब मैं इसका पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। क्योंकि नीचे कितनी संख्या है, 2, लेकिन यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, तो नीचे मैं समान संख्या कर लेता हूँ। यहाँ भी 10 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ मेरा हो जाएगा 10/100। और यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, 11/100। तो इसने कितनी संख्या पूछी है, एक ही तो पूछी है, 2 पूछी है। तो 11/100 हो जाएगा। चलो ऐसे मत करो, ऐसे तो फिर थोड़ा ज़्यादा सवाल लंबा करना पड़ेगा। दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, देख लो भाई। ये आपका 0.1 है, 0.1। मुझे ऐसी संख्या लेनी है जो 0.1 से तो बड़ी हो, और 0.1 से बड़ी क्या हो जाएगी, 0.12 नहीं हो जाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल सर, लेकिन 0.12 भी नहीं ले सकते, तो क्या ले लेंगे, 0.01 ये हो जाएगी, है ना। और क्या ले सकते हैं दूसरी, 0.102। दोनों ही 0.1 के और 0.11 के बीच में नहीं आ रही, क्योंकि 10 से तो बड़ी हैं और 11 से छोटी हैं। देखो इससे तो ये बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए, तो दोनों ही संख्याएं इसके क्या हैं, बीच में आ रही हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक त्रिभुज के कोण इतने के अनुपात में है तो त्रिभुज के कोण बताइए। अभी अभी बिल्कुल पीछे ऐसा सवाल बताया था। एक कोण मान लेंगे 2x, एक कोण मान लेंगे 3x और एक कोण मान लेंगे 4x। आपको पता है सबका योग होता है 180। 4 और 3 7 और 2 9x, 9x बराबर 180। तो x बराबर 180/9। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 9 दूनी 18। x की वैल्यू निकल कर आई 20। अब कोण निकालने हैं। कोण कितने कितने दे रखे हैं, एक 2x दे रखा है, तो 2x कितना हो जाएगा, 2 गुणा 20 यानी कि 40। दूसरा कितना दे रखा है, दूसरा 3x दे रखा है, तो 3x कितना हो जाएगा, 3 गुणा 20 यानी कि 60। अगला है 4x, 4x कितना हो जाएगा, 4 गुणा 20 यानी कि 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये तीनों कोण हो गए। और हम चेक भी कर सकते हैं तीनों का योग कितना है, 180 है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है बहुपद इतने, जब x बराबर 3 है तो बहुपद इतने का मान ज्ञात होगा। कुछ नहीं है, x बराबर 3 इसमें रख दो। x बराबर 3 रखने पर रखें तो 3x की जगह पे क्या रखना है, 3 की पावर 3 माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 7, 3 माइनस 5। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस वैल्यू रख दी 3। अब 3 की पावर 3 कितनी होती है, 3 की पावर 3 होती है 27, माइनस 4 गुणा 3 की पावर 2 होती है 9, प्लस 7 तिया 21 माइनस के 5। अब 27 तिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 माइनस के ये हो जाएगा 9 4 जा 36 प्लस के 21 माइनस के 5। अब देखो सेम साइन जुड़ेंगे, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये आपस में जुड़ेंगे। और ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये आपस में जुड़ेंगे। तो जोड़ लेते हैं। 80 और 20 कितने हो गए, 100, ये हो गए 102, माइनस 36 और 5 कितने हो गए, 41। अब 102 में से 41 घटा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लिख लो 102 और 41 घटा दो। 2 में से 1 गया, 1 यहाँ हो गए 9, 9 में से 4 गए तो कितने बचे, 5। तो कितने बचे, सही है ना एकदम, 61 बचने चाहिए ना, लेकिन 61 बचेंगे ना। हम हासिल कब लिया था, 10 में से 6 गए तो 4 ही तो बचे, 61। तो कितना आ जाएगा आंसर, 61। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। ये कह रहा है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना। क्या मैं 45 को लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9√5 माइनस 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 4√5, और ये तो लिखाई हुआ ही है 4√5। अब 9 का क्या आ जाएगा बाहर, 3, क्या आ जाएगा 9 का बाहर, 3√5 हो जाएगा ये। 4 का क्या आ जाएगा बाहर, 2,
तो 3 ऑलरेडी है, 2 ये आ गया बाहर, √5 हो जाएगा प्लस 4√5। अब 3√5 माइनस 3 दूनी 6√5 प्लस के 4√5। अब देखो ये वाला प्लस का है और ये वाला प्लस का है, तो कितने हो गए? 4 और 3 7√5 हो गए। और इसमें से कितना घटा देंगे? 6√5। जब 7√5 में से 6√5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? √5। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है कि m के किस मान के लिए इतने x + 2 से विभाजित होगा। कुछ नहीं करना, x बराबर -2 रख के, देखो ये दे रखा है x + 2 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? -2। x बराबर -2 इसमें रख दो, बस रख दें और इसको 0 के बराबर रख दो। -2 की पावर 3 -2m 2 का स्क्वायर प्लस के 16 बराबर 0। अब 0 के बराबर क्यों रखना है? क्योंकि ये इसको भाग करता है तो शून्य शेष फल देता है। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 -2m 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 16। आगे चलते हैं। -8 और माइनस के 4 दूनी 8m प्लस के 16 बराबर 0। अब देखो माइनस के 8m हैं और ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 16 है, तो क्या बचेगा? प्लस का 8 बचेगा बराबर 0। अब आपको पता है ये माइनस का 8m है, इसको इधर लाऊंगा तो प्लस का 8m हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? 8, और इधर क्या हो जाएगा? 0 प्लस के 8m। अब 0 में 8m जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 8 बराबर 8m। अब ये 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, तो क्या हो जाएगा? 8/8 = m। तो 8 से 8 को काट देंगे कितनी बार? एक बार। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इसने m की वैल्यू ही पूछी थी। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आगे का सैम्पल पेपर हम अगली वीडियो में देखेंगे। यदि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझने हैं और सॉल्व करने हैं, और इसमें देखकर एक बार आपको खुद भी सॉल्व करने हैं, फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आपके कोई भी साथी अगर तैयारी कर रहे हैं 9th क्लास की या उनका पेपर है तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।